गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है February 27, 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं पीसी फॉर वीमेन। पीसी का मतलब होता है परमानेंट कमीशन। तो कोस्ट गार्ड की जो इंडिया में जॉब है हमारी, वहां पे वीमेन को अभी तक परमानेंट कमीशन नहीं दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन की है। हालांकि ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है कोर्ट का, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। परमानेंट कमीशन क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, कैसी उसकी हिस्ट्री है, वो थोड़ा बात करेंगे। तो अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। उसके अलावा स्वीडन जो है नया लेटेस्ट मेंबर बन चुका है नेटो का, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। किस तरह से नेटो अभी रशिया के और क्लोज आ गया है, बाल्टिक सी के अंदर उसका क्या रोल हो सकता है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैप वर्क भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा कार्बन टैक्स वाला जो टॉपिक है वो रिवीजन के लिए है, लेकिन इसके अंदर एक हल्का सा अपडेट है। तो ये टॉपिक हम लोगों ने कल भी किया था। जो यूरोप कार्बन टैक्स लगा रहा है इंपोर्ट्स के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कल हम लोगों ने इसको कवर किया था। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं वो भी इसको देख सकते हैं डेफिनेटली, तो आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में डेवलप हो जाएगी। उसके अलावा रशियन इकोनॉमी कैसे काम कर रही है भैया, 2 साल से लगभग ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। उस बीच में रशियन इकोनॉमी की क्या हालत है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए गए हैं यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। तो रशियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा जो एडिटोरियल है आज का, वो है लैंड यूज के बारे में। अच्छा आर्टिकल है मेंस के परस्पेक्टिव से। GS पेपर 3 और GS पेपर 1 दोनों में ही आ सकता है। कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंड यूज को हम लोग चेंज कर रहे हैं, लैंड डिग्रेड हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा टॉपिक है मेंस के लिए। चलिए जी, ज्यादा डिले नहीं करते हैं, ऑलरेडी आज काफी डिले हो चुका है। तो पहला आर्टिकल देखिए, यहाँ पे कहता है ग्रांट परमानेंट कमीशन टू वीमेन सुप्रीम कोर्ट टू कोस्ट गार्ड। ठीक है, कोस्ट गार्ड वाली जो जॉब है ना, वहां पे वीमेन को अभी तक सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ही जाने की परमिशन थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब ये होता है कि जब आप वहां पे जॉब में एंट्री करते हो, तो वो आपको 10 साल के लिए जॉब करनी रहती है। ठीक है, 10 साल के बाद आप 4 साल का एक्सटेंशन ले सकते हो, लेकिन 14 ईयर्स के बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है। इसके बाद अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन का। तो कोस्ट गार्ड की जॉब के लिए एक PIL फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है गवर्नमेंट को कि जल्दी से जल्दी वीमेन को परमानेंट कमीशन आप अलाउ करिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो हमें बताइए, क्या आप यहाँ पे चेंजेस करने वाले हैं वो बताइए, हम आपको थोड़ा समय देते हैं। तो गवर्नमेंट को थोड़ा समय दिया गया है इस मामले में प्रोसीड करने के लिए। और कोर्ट ने साथ के साथ ये भी कहा है कि भैया अगर आप नहीं करोगे ना, तो फिर मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, वीमेन ऑफिसर्स आर बीइंग डिप्लॉयड ऑन द बोर्ड शिप्स इन द नेवी, वेयर एज इन द इंडियन कोस्ट गार्ड दे आर स्टिल नॉट बीइंग कंसीडर्ड। इंडियन नेवी के अंदर वीमेन को बोर्ड किया जाता है, आर्मी के अंदर भी किया जा रहा है, एयरफोर्स में भी किया जा रहा है, कोस्ट गार्ड में नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली अभी कोस्ट गार्ड में भी हो सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि बाकी तीनों फोर्सेस में लगभग हो चुका है। और ये भी कोई अपने आप नहीं हुआ था। इसके लिए भी 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था, बबीता पुनिया जजमेंट। और उस समय हम लोगों ने कोर्ट टॉपिक किया भी था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि वीमेन परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कौन से ऑपरेशन में, जो नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस होते हैं आर्मी में, एयरफोर्स वगैरह में, वहां पे उनको अलाउ किया गया था कि जो मेल सोल्जर्स हैं, मेल पर्सोनल हैं, उनके बराबर में फीमेल को भी परमानेंट कमीशन दिया गया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं बेसिक तरीके से। परमानेंट कमीशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है। तो जो 14 ईयर्स की जो जॉब होती है ना, जब शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आते हो, 14 ईयर्स के बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर यहीं पर रिटायरमेंट लेना चाहते हो। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई मेल और फीमेल वाली। फीमेल वाले केस में आप 14 ईयर्स के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, आपको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। लेकिन जो मेल ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है, वो 14 ईयर के बाद भी अपनी रिटायरमेंट की एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। हालांकि वो तब होता है जब कुछ क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना पड़ता है, जैसे कोई वहां पे वैकेंसी होनी चाहिए, फिजिकल क्राइटेरिया वगैरह। बट फिर भी उनके पास ऑप्शन तो है, वीवन के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। राइट। तो जब आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब में जाते हो, तो इनिशियली आप 10
साल के लिए एनरोल होते हो, उसके बाद आप 4 साल जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे कर सकते हो। तो ये है परमानेंट कमीशन का मतलब और शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है। आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स के अंदर परमानेंट कमीशन कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अभी भी हैं। तो ओवरऑल वीमेन का पार्टिसिपेशन अभी भी कम है, हालांकि लीगल तौर पे दैट इज ओपन नाउ, बट स्टिल। लेकिन इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अंदर वीमेन की जब एंट्री की बात की जाती है, तो 1888 ब्रिटिश जमाने की बात है ये। उस समय इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बनाई गई थी उस समय। तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वीमेन की इनिशियल एंट्री की गई थी। तो पहली अपॉर्चुनिटी ओपन हुई थी 1888 के अंदर, लेकिन ये नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस में थी। मतलब आप बॉर्डर पे जाकर लड़ नहीं सकते हो, जैसे कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, यहाँ पे थोड़ा बहुत वीमेन को इंट्रोड्यूस किया गया था। वो पॉलिसी फिर बहुत साल तक चलती रही। फिर 1991 1992 के अंदर थोड़ा सा चेंजेस किए गए और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वीमेन के रोल को थोड़ा एक्सपेंड किया गया, थोड़ा ज्यादा नहीं। वीमेन अभी भी कॉम्बैट ऑपरेशन में नहीं है, लेकिन वीमेन को अलाउ किया गया लॉजिस्टिक्स में, लॉ में, एजुकेशन में, ठीक है, इंडियन नेवी के अंदर। तो ये थोड़ा बहुत रोल उनका यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ा। फिर इंडियन आर्मी के अंदर भी देखो, इंडियन नेवी के अंदर तो दे ही दिया गया था, अब इंडियन आर्मी के अंदर भी थोड़ा सा रोल इंक्रीज किया गया। जैसे पोस्टल सर्विस में अलाउ कर दिया गया, एजुकेशन कोर्प्स के अंदर अलाउ कर दिया गया, ऑर्डिनेंस कोर्प्स के अंदर कर दिया गया, सर्विस कोर्प्स जैसे फूड साइंटिस्ट, केटरिंग, डॉक्टर, इनमें अलाउ कर दिया गया। बट अभी भी परमानेंट कमीशन नहीं था, सिर्फ शॉर्ट कमीशन ही चल रहा था, ठीक है, और कॉम्बैट ऑपरेशंस में नहीं था। अब 2020 के वर्डिक्ट के बाद परमानेंट कमीशन में वीमेन जा सकती हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, ठीक है, बट नॉन कॉम्बैट ऑपरेशन में जा सकती हैं। कुछ कैटेगरीज जो है वो डिसाइड की गई है, जैसे नेवी में कुछ कॉम्बैट कैटेगरी डिसाइड की गई है, बट ओवरऑल अभी भी परसेंटेज काफी कम ही है। कोस्ट गार्ड के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं था, अब डेफिनेटली कोस्ट गार्ड के अंदर भी होगा, क्योंकि नेवी एयरफोर्स में हो चुका है, तो यहाँ भी होगा डेफिनेटली। तो थोड़ा सा उसका वेट कर लेते हैं डिसीजन का, बट यस दैट इज गोइंग टू बी देयर। लेकिन चैलेंजेस क्या है? अब यहाँ पे जब शुरुआत में जब इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में जब परमानेंट कमीशन देने की बात की गई थी, तो सरकार ने कई सारे आर्गुमेंट दिए थे। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, महिलाएं जो थोड़ा सा फिजिकली वीक होती हैं, ठीक है, अ, उनकी बायोलॉजिकल नीड्स अलग होती हैं, राइट, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इतने सालों से, वो वीमेन फ्रेंडली नहीं है, हमें वो चेंज करना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग रूटीन होता है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। सरकार ने बहुत सारी बातें बेसिकली उस टाइम पे बोली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि भैया आप एक पैट्रियार्कल माइंडसेट नहीं रख सकते हो, एक दिन ना एक दिन तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा ना। आर्मी ने ये कहा कि हमारे यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, गांव की बैकग्राउंड से भी आते हैं, कुछ कंजर्वेटिव सोसाइटी से आते हैं, कुछ ओपन सोसाइटीज आते हैं। तो वीमेन को कॉम्बैट ऑपरेशंस में देखने की ना तो उनको आदत है, ना उनका माइंडसेट है। तो वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ऐसा सरकार के द्वारा आर्गुमेंट दिया गया था, अ, जो कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट ने माना सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अल्टीमेटली सोसाइटी को अपना माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा, और वो चेंज तब होगा जब चांस दोगे। तो चांस ही नहीं दोगे तो चेंज कैसे होगा? तो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस जो वीमेन को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे एक तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर अभी भी उनका परसेंटेज बहुत ही कम है, ओनली 3%। ये सरकार भी मानती है, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि एक महिला होने के नाते आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी के साथ साथ आपको डोमेस्टिक केयर वर्क भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका काम हैम्पर होता है, ठीक है। तो चाइल्ड केयर की जो डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वीमेन के ऊपर पड़ती है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आर्म्ड फोर्सेस में। अब आर्म फोर्सेस में क्या रहता है, मान लो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, हो सकता है कभी कभी आपको 8 घंटे बजाय 16 आवर्स भी करनी पड़ती है, राइट। तो उस केस में आप वो जो फिजिकल बायोलॉजिकल चैलेंज है वो, और साथ के साथ जो हाउस में जो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप किस तरह से मैनेज करोगे, दैट्स अ बिग चैलेंज। तो ये ऑफ कोर्स ये चैलेंज है। उसके अलावा अभी भी इन्फेंट्री, जो है मैकेनिकल इन्फेंट्री, आर्म्ड कोप्स, आर्टिलरी, शिप, सबमरीन्स वगैरह में अभी भी वीमेन आर नॉट अलाउड, ठीक है, बिकॉज ये बहुत कॉम्बैट ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सेंसिटिव ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पे अभी भी अलाउड नहीं है। तो मतलब सेफ, थोड़ा सा सेफर पोजीशन जो होती हैं वहां पे वीमेन को अलाउ किया गया एज अ परमानेंट कमीशन, बट यहाँ पे अभी भी किया जाना है। एक अमेरिका में स्टडी हुई थी वहाँ पे आर्मी में, जिन्होंने कहा कि जो वीमेन की जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो
5% से 40% तक कम हो सकती है। जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ होती है वो 30% कम होती है। जो हाइट होती है वीमेन की इन जनरल वो मेल से कम होती है। इसीलिए आप मेल और फीमेल को इक्वल फिजिकल चैलेंजिंग टास्क में नहीं डाल सकते, क्योंकि नेचर ने बनाया है ना, ये तो हमने तो नहीं बनाया। हाँ, लेकिन जो वीमेन उस फिजिकल टेस्ट को पास कर लेती है विच इज इक्वल टू मैन, तो डेफिनेटली आप उसको रख सकते हो। एक अमेरिकन स्टडी आर्मी के अंदर वहां पे किया गया था। तो इंडिया के अंदर भी यही बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि जो ट्रेनिंग रिजीम होता है मेल और फीमेल का, क्या वो इक्वल होने चाहिए, दोनों के लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए, राइट। वो सब डिबेट अभी भी वहां पे चल रहा है। तो जैसे मान लो आपको एक मेल को अगर 7 आवर या 5 आवर्स जो है रनिंग या जॉगिंग करनी है, उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है एवरी वीक। आपको 10 आवर्स का रनिंग करनी है, 12 आवर्स रनिंग करनी है, क्या उतना ही होना चाहिए? जो मेल होते हैं वो 3-3 घंटे रनिंग करते हैं पीछे जो है 40 kg 30 kg का वेट कैरी करके, तो क्या फीमेल के लिए भी 30 kg ही होना चाहिए, राइट। तो जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो फिजिकल क्राइटेरिया क्या बराबर होना चाहिए, ये एक यहाँ पे सवाल बहुत बार उठाया जाता है। क्योंकि जब आप कॉम्बैट ऑपरेशंस में जाओगे, जब आप एक्चुअली में ग्राउंड पे जाते हो, तो जो एनिमी है वो तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, वहां पे तो आपको वैसी ही कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। तो ये एक डिस्कशन सिर्फ इंडियन आर्मी में ही नहीं, ये एक डिस्कशन जो है इजरायली आर्मी में और अमेरिकन आर्मी में भी चल रही है, विच इज नॉट अ वेरी इलेजिटिमेट डिस्कशन इन सम सेंस। बात इसके ऊपर डेफिनेटली होनी चाहिए। अब सॉल्यूशन इनके कई सारे बायोलॉजिकल लिमिटेशंस के बारे में मैंने बता दिया, जेंडर स्टेरियोटाइप आपको मैंने बता दिया। सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन हो सकता है भाई इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। फिजिकल फिटनेस की अगर बात करें, तो वो कहीं ना कहीं इक्वल होनी चाहिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर जेंडर स्पेसिफिक अगर आप ट्रेनिंग रिजीम को कमजोर करोगे तो कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ाएगा। ऐसा हो सकता है, आप जब एक्चुअली फोर्स में कल को जाओ, कल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि यार तुम्हारा तो फिजिकल स्टैंडर्ड ही कम है ना, तुम तो काइंड ऑफ रिजर्वेशन लेके यहाँ पे आ गई हो, उस तरह का हो सकता है। तो इसीलिए फिजिकल स्टैंडर्ड के मामले में एक इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होनी चाहिए, राइट। जेंडर स्पेसिफिक जो अधिकार होते हैं, राइट्स, जैसे मैटरनिटी, चाइल्ड केयर लीव वगैरह, वो प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। मल्टी आर्म फोर्सेस आर द मल्टी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कोर्स। तो इक्वल ग्राउंड के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। फ्रेम ए प्रैग्मेटिक पॉलिसी। ऑब्वियसली आप किसी फिल्मी दुनिया में नहीं जी रहे हो, प्रैक्टिकल दुनिया में जी रहे हो। सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती हैं, सबकी अपनी वीकनेस होती हैं, उस हिसाब से आप बनाएं। जिस तरह की इंटरनेशनल और जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो सच्चाइयाँ चल रही हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना है, वहाँ पे कैसे वीमेन ज़्यादा रोल प्ले कर सकती हैं। क्योंकि आजकल लड़ाई ग्राउंड से ज़्यादा एयर में हो रही है, मिसाइल्स के थ्रू हो रही है, कंप्यूटर्स के थ्रू हो रही है, ड्रोन्स के थ्रू हो रही है, इवन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना, स्पेस के अंदर हो रही हैं। तो जिस तरह से सच्चाइयाँ बदल रही हैं हमारे वॉर की, उस पर्सपेक्टिव से हमें रोल भी क्रिएट करना पड़ेगा। और वीमेन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल डेफिनेटली हो सकता है। जो इन नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वीमेन सोल्जर्स के लिए, वो डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सर्विसेज की वीमेन के लिए, वो प्रॉपर तरीके से कोडिफाई होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर कानून बना के, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोडिफिकेशन, ताकि सबके लिए पॉलिसी बराबर रहे, किसी का डिस्क्रिशन यहाँ पे ना हो। तो ये डेफिनेटली आप सॉल्यूशन यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। अभी इस टॉपिक को हम लोग बाद में डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक गया हुआ है मामला, मार्च का समय दिया है, लेट्स सी गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कहती है, फिर से हम इसको डिस्कशन कर सकते हैं। फोकस ऑन रशिया एज द स्वीडन कम्पीट्स नेटो प्रेजेंस अलोंग द बाल्टिक शोर। तो स्वीडन वाले आजकल बड़ा खुश हैं। खुश वो इसीलिए हैं क्योंकि भाई वो नेटो का मेंबर बन गए हैं। स्वीडन, बाल्टिक सी अगर देखें हम लोग, थोड़ा नज़र मार के देखें बाल्टिक सी, यहाँ पे देखिए नॉर्वे है, आपका इधर स्वीडन आ गया, फिनलैंड, राइट, इस्तोनिया, लातविया, लुथियानिया, पोलैंड, पोलैंड का आप छोड़ दीजिए फिर भी, जर्मनी, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका डेनमार्क। और ये जो छोटी सी जगह आपको नजर आ रही है ना, ये वाली बीच में, ये भाई रशिया है। ठीक है, कलिनग्राड नाम की जगह है ये, यहाँ पे रशियन आर्मी है। तो स्वीडन अभी बन गया है नेटो का पार्ट। ठीक है, तो खुशी का माहौल है बढ़िया वाला, क्योंकि रशिया, भैया पुतिन साहब जो है काफी अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं कब किसी के ऊपर अटैक कर देंगे। जॉर्जिया के ऊपर उन्होंने किया, यूक्रेन पे किया पहले भी, अभी दोबारा कर रहे हैं, राइट। तो उस मामले में ये जो कंट्रीज हैं ये थोड़ा डरी हुई थी और नेटो का मेंबर बनना चाहती थी। हंगरी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था स्वीडन को ज्वाइन करवाने के लिए, क्योंकि हंगरी स्वीडन में कई इश्यूज चलते हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने इस बात को मान लिया है।
तो अभी आप ये कह सकते हो बाल्टिक सी के आसपास की जो कंट्री हैं वो सभी पार्ट बन गई हैं नेटो का, एक्सेप्ट रशिया ऑफ कोर्स। रशिया तो पार्ट ही नहीं हो सकता। तो बाल्टिक सी को कहा गया है नेटो लेक। ये आपने ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में कई बार इस तरह के फालतू से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है कि नेटो लेक जो है कौन सी वाटर बॉडी को कहा जाता है। तो दैट इज योर बाल्टिक सी। ठीक है। अब इतनी सारी चीजें पढ़ने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, मैं आपको बस हल्का सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। अब कैलिनिनग्राड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपने याद रखना है, कैलिनिनग्राड ये रशियन टेरिटरी है, जो मैंने आपको दिखाई दिया था वैसे तो। ठीक है। ये कैलिनिनग्राड है और ये एक रशियन टेरिटरी है। ओके। ये यहाँ पे जगह पड़ती है कैलिनिनग्राड। अब आप मान के चलिए कि पोलैंड वैसे नेटो का पार्ट नहीं है पोलैंड, लेकिन इट इज वेरी क्लोज टू यूरोपियन कंट्रीज। जर्मनी तो नेटो का ही पार्ट हो गया, स्वीडन भी नेटो का पार्ट हो गया। ये सब इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब नेटो का पार्ट हैं। तो और ये रशिया के साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं, राइट। और पहले दे यूज टू बी पार्ट ऑफ रशिया, अभी नाउ दे आर पार्ट ऑफ नेटो। तो इनके ऊपर हमेशा ना ऐसे तलवार लगी रहती थी रशिया की, पता नहीं कब क्या हो जाए। दिक्कत इनको बहुत ज्यादा हो जाती थी। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से रशिया आराम से आ सकता था। तो डर ये लगा रहता था पहले कि भाई कहीं ऐसा तो ना हो कि रशिया ने मान लो इनको कैप्चर कर लिया इस रूट के थ्रू, तो ये यूरोप से कट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है रशिया का हेजमनी चलता है। लेकिन अब हुआ ये कि स्वीडन की वजह, स्वीडन नेटो का मेंबर बनने की वजह से ये जो गोटलैंड नाम का जो आइलैंड है, ये आपने याद रखना है, जो बाल्टिक सी के अंदर पड़ता है। ठीक है। ये गोटलैंड नाम का जो आइलैंड है ये भी अभी नेटो के अंदर में आ गया। यस। नेटो का मेंबर आने की वजह से क्या हो, यहाँ पे नेटो के शिप के मिसाइल्स वगैरह आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो अगर रशिया फ्यूचर में इधर से अटैक करना चाहता है, इनको अगर कट ऑफ करना चाहता है, तो नहीं कर पाएगा। पहले तो स्वीडन पार्ट नहीं था, अब पार्ट बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत यहाँ पे हो गई है। अभी रशिया को एक उन्होंने बेसिक काउंटर पॉइंट यहाँ पे निकाल दिया है। लेकिन अभी भी कैलिनग्राड के अंदर बहुत सारा रशियन ट्रूप्स, उसकी न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह यहाँ पे सेटल हैं। तो ऑफ कोर्स अभी भी वो अपना काउंटर गेम खेल रहे हैं, ये वाला अपना काउंटर गेम खेल रहे हैं, राइट। तो वो ये यहाँ पे पूरे का पूरा इशू चल रहा है। अब इनका सवाल ये है कि चलिए भाई, आप ऑन ग्राउंड तो कुछ ना कुछ कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्वीडन भी अभी आपके पास चला गया, जर्मनी वगैरह आपके पास पहले से था ही, ये सब आपके पास पहले से था नेटो के पास। लेकिन सरफेस के नीचे, पानी के नीचे क्या हो रहा है ना, वो अभी भी आप 100% ट्रैक नहीं कर सकते। ऊपर जो हो रहा है आप ट्रैक कर सकते हो, तो नीचे जो सबमरीन्स वगैरह चल रही हैं जो भी, वो आप अटैक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पे कई सारी जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन लाइंस हैं यहाँ पे, पाइप लाइंस हैं, उनके ऊपर कॉन्टिन्यूसली अटैक्स होते रहते हैं। कौन करता है अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता, ऑफ कोर्स रशिया के ऊपर आरोप लगाया जाता है। इवन एक इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि देयर वाज अ चाइनीज शिप दैट हेल्प्ड रशिया टू ब्लास्ट अ पाइपलाइन देयर। तो वो भी एक मामला यहाँ पे बनता है, क्योंकि रशिया और चाइना आजकल बड़े भाईचारा दिखा रहे हैं। तो एक बाल्टिक सी के अंदर वो इशू बनता है, तो उसको लेके ये पूरे का पूरा आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग की दुनियादारी में क्या चल रहा है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाँ, मैप वर्क के परस्पेक्टिव से बाल्टिक सी की आपकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, ये आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। तो एक तो ये जो गोटलैंड आइलैंड है ये आपने याद रखना है। ठीक है। जो गल्फ ऑफ नास्क जो है, जो कि यहाँ पे कैलिनग्राड के पास में पड़ती है, ये थोड़ा सा आपने याद रख लेना है। ठीक है। कंट्रीज की पोजीशन थोड़ा आपने याद कर लेना है, फिनलैंड है, ठीक है, और इधर है स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन के बीच में ये पड़ती है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये थोड़ा सा आपने याद कर लेना है। तो बाल्टिक सी इज एन आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन, ठीक है, क्योंकि अटलांटिक ओशन के अंदर ये ओपन हो रहा है कहीं ना कहीं बाद में जाके। तो इट्स एन आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन दैट इज एनक्लोज्ड बाय कौन कौन सी कंट्री है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लुथियानिया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन एंड नॉर्थ एंड द सेंट्रल यूरोपियन प्लेन्स। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यस, बाकी कंट्री आपने याद करनी है जो कि बाल्टिक सी को सराउंड करती हैं। इट सेपरेट्स स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूरोप, राइट। तो ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, ये रेस्ट ऑफ द यूरोपियन पेनिनसुला से अलग करता है, बाल्टिक सी दोनों को सेपरेट करता है। इट इज ए शेल्फ सी, ठीक है, एंड मार्जिनल सी ऑफ द अटलांटिक विद लिमिटेड वाटर एक्सचेंज बिटवीन टू, मेकिंग इट एन इनलैंड सी। थोड़ा बहुत ही वाटर एक्सचेंज होता है, मतलब यहाँ से देखिए थोड़ा वाटर एक्सचेंज हो रहा है, बाकी तो ये इनलैंड ही हो गया एक तरह से, जैसे हमारा कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है।
थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से सैलिनिटी भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहती है। शेल्फ सी का मतलब यह है कि बहुत शैलो सी है, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ओनली। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर आपने पढ़ा होगा, अगर ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो वो कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है वैसे, तो बहुत शैलो होता है, डीप नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा ऑयल वगैरह भी रिजर्व्स यहाँ पे पाए जाते हैं। द बाल्टिक सी ड्रेन्स थ्रू द डैनिश स्ट्रेट इनटू द कैटागट बाय वे ऑफ द रीजन ग्रेट बेल्ट एंड द लिटिल बेल्ट। ठीक है, ये थोड़ा अपने याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है आपका कैटागट बे, राइट, तो उसी की बात इसने यहाँ पे किया। बाल्टिक सी जो है यहाँ पे हो गया आपका एक स्ट्रेट हो गया, इसका स्कैंगस स्ट्रेट, यहाँ पे आपका नॉर्थ सी है। तो इस कैटागट बे के थ्रू ये अटलांटिक ओशन के अंदर ओपन अप होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द गल्फ ऑफ बोथनिया, अभी अभी हम लोगों ने देखा ऊपर गल्फ ऑफ बोथनिया भी है। ठीक है, जो कि डिवाइड करती है बोथनिया सी से। देन गल्फ ऑफ फिनलैंड हमारे पास है, यहाँ पे देखिए दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड। और यहाँ पे है आपका गल्फ ऑफ रीगा, ये देखिए जरा, गल्फ ऑफ रीगा एंड बे ऑफ नास्क। तो बे ऑफ नास्क ये रहा। तो ये छोटी छोटी जो वाटर बॉडीज आपने याद करना है, जो बाल्टिक सी से अटैच करती हैं, एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। आपके यहाँ पे कैटागट बे, यस, गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ नास्क जो कि ये रशिया वाला पार्ट है, कैलिनिंग्राड, और यहाँ पे है गोटलैंड आइलैंड, जो कि एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफी है इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे याद कर लेना है। यहाँ पे है आपका कोपनहेगन, तो ये डेनमार्क का पार्ट है, लेकिन डेनमार्क की जो मेन लैंड है उससे अलग है। ठीक है, तो ये स्वीडन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका कोपनहेगन है। तो इतना आपने याद कर लेना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के लिए बेसिकली। ठीक है, और एग्जाम में ऑलरेडी यहाँ पे यूपीएससी में सवाल आ भी चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो ओशंस, चाहे ब्लैक सी हो, कैस्पियन सी, रेड सी, साउथ चाइना सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री इनको सराउंड करती हैं, वो आपने एग्जाम के लिए याद करना है। ठीक है, चलिए। तो तंजानिया के अंदर एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन वो एक वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट से पास हो रहा है, जो जिसके लिए दुनिया भर के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन तंजानिया की सरकार कह रही है कि भाई देखिए, मेरे यहाँ पे सिर्फ 50% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है, तो क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी देनी है लोगों को, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब या तो आप नेचर को प्रोटेक्ट कर लीजिए, या फिर आप लोगों को बिजली दे लीजिए, लेकिन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है। और तंजानिया कह रहा है कि भैया मैं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली यू नीड टू हैव अ सस्टेनेबल अप्रोच सो दैट यू कैन बैलेंस ह्यूमन नीड्स एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दोनों आपको करना पड़ेगा। तो तंजानिया के अंदर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कल्चरल नहीं, नेचुरल की बात कर रहा हूँ। जैसे एक है किलीमंजारो। ठीक है, किलीमंजारो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वल्केनो इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे 3 वल्केनिक पीक होते हैं, कीबो, माओइंजी एंड द शीरा। थोड़ा अपने याद कर लेना है। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, किलीमंजारो, जिसका एक माउंटेन, जिसका एक वोल्केनिक ओरिजिन होता है, राइट, जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। दूसरा जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज है यहाँ पे, दैट इज सिलोस गेम रिजर्वायर, जिसे 1982 के अंदर अनाउंस किया गया था। ये यूनेस्को की डेंजर लिस्ट के अंदर भी आता है 2004 के बाद से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पोचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इलीगल पोचिंग यहाँ पे होती है। फिर एक हमारे पास आता है सेरेंगती नेशनल पार्क, ये भी एक नेचुरल है, 1981 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। तो बस आपने थोड़ा सा याद कर लेना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो ऑफ कोर्स रट्टा मार लेना आप लोग इस पे। ठीक है, यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स विल डू लिटिल टू कट एमिशन, एबीडी की स्टडी है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्टडी की है, जिसमें ये कहा है उन्होंने कि भाई यूरोप वाले ये जो कर रहे हैं ना एमिशन को कम करने के लिए, उसका कोई खास बेनिफिट होने वाला है नहीं बेसिकली। तो ये है क्या, कल भी हम लोग ने इसके बारे में बात किया था, इसलिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके निकलूंगा, ज़्यादा सेम रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स इसको बोला जा रहा है। ठीक है, सीबीएटी क्या है ये आपको बता देता हूं। तो बेसिकली होता ये है कि यूरोप के बाहर से अगर कोई सामान यूरोप में आ रहा है, ठीक है, मतलब इंपोर्ट होके आ रहा है, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। वो तो अभी भी लगाई जाती है। तो उसमें क्या खास बात है, उसमें खास बात यह है कि ये देखा जाएगा कि ये जो कमोडिटी आ रही है ना, उसको प्रोड्यूस करने में अगर बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा टैक्स लगाएंगे।
जैसे मान लो सीमेंट इंडिया से जा रहा है, मान लो, ठीक है, स्टील जो है मान लो इंडिया से जा रहा है, तो इनके अंदर तो फॉसिल फ्यूल का यूज होता है, कोल वगैरह खूब सारा यूज होता है। तो इसके ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ये यूरोपियन यूनियन का कहना है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कार्बन टैक्स। आप एक तरह से इसको ये समझे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्यों कर रहे हैं वो लोग? उनका कहना है कि भाई देखिए, हमें अपना पेरिस टारगेट को अचीव करना है, दुनिया को तबाही से बचाना है ना। 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को रोकना है, कार्बन न्यूट्रल दुनिया को बनाना है, नेट जीरो अचीव करना है, बला बला, इस तरह का रीजन उन्होंने यहाँ पे दिया है। बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये सब बहाने हैं। यूरोप यूनियन अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाना चाहता है, क्योंकि चाइना इंडिया वगैरह से बहुत सामान हम लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं उनके कंपटीशन से। ये बेसिकली इनका कहना है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ खास था नहीं। आ, हम लोग अपोज क्यों कर रहे हैं? सीधी सी बात है भैया, इंडिया तो अपोज करेगा ही, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, हमारा तो अपोज बनता ही है, क्योंकि हम बहुत सारा जो कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जैसे स्टील, सीमेंट वगैरह, वहाँ पे हम लोग कोल वगैरह का खूब यूज करते हैं। यस, तो हम तो बनाएंगे तो कोल का यूज करके ही बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो बिजली पैदा हो रही है वो भी कोयले का यूज करके हो रही है। तो हमारा, अब हम, अगर आप हमारे सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगाओगे, तो हमारा सामान जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा यूरोप के अंदर। इतने एक्सपेंसिव सामान को कोई खरीदेगा ही नहीं, हमारी सामान की डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी यूरोप के अंदर। तो इसलिए तो हम इसको डेफिनेटली अपोज यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये एक पूरे का पूरा सिस्टम यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है बेसिकली, कहीं ना कहीं यूरोप की बहाने से, आप किसी ना किसी बहाने से। अब आप सीधा तो नहीं कह सकते, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के वायलेशन हो जाएगा, फिर सीधा सीधा बोलोगे तो आप, कि भैया आप बंद करो, हम तो प्रोटेक्शनिस्ट हैं, हम तो अपनी बॉर्डर्स को क्लोज कर रहे हैं। अब वो नहीं कह सकते, दैट इज अगेंस्ट द डब्ल्यूटीओ रूल्स। तो आप बहाना बनाते हो, कभी कभी क्वालिटी का बहाना बनाया जाता है। जैसे मान लो, अगर मैंगो इंडियन मैंगो यूरोप वाले सालों साल से खा रहे हैं, लेकिन अगर मान लो उनको बैन करना है, तो वो क्या करेंगे? वो सीधा सीधा नहीं कहेंगे कि भैया हमें आपका मैंगो नहीं चाहिए। वो क्या कहेंगे कि इन मैंगो के अंदर ना पेस्टिसाइड पाए गए हैं, इसीलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। तो अलग अलग बहाने हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रेशर आता है तो वही मैंगो फिर से अलाउ हो जाते हैं, तब भी तो उनके अंदर पेस्टिसाइड, फिर वो कहाँ गए? तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आप इसको देख सकते हैं। नेटो से ही एक और आर्टिकल आज हमारे पास है, व्हाट इज द लेटेस्ट रो बिटवीन ट्रम्प एंड नेटो। ये आपको पहले से ही पता है, जो ट्रम्प भाई साहब हैं, इनका नेटो के बारे में थोड़ा विचार अलग है बाइडेन से, क्योंकि ये पैसे की बात करते हैं, और ये बात करते हैं, ये थोड़ा सा यूरोप से वैसे ही चिड़े रहते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो इनका ये कहना है कि जो यूरोपियन मित्र हैं हमारे, जो नेटो के एलाइज हैं, ठीक है, वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर पूरी तरह से रखें। क्योंकि अभी अगर आप ये देखें, लगभग अ, जो नेटो का जो बजट है वो है 1173 बिलियन, ठीक है, यूरो। इसमें से 800 बिलियन तो खाली अमेरिका ही दे रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो ट्रम्प ये कहते हैं कि भाई आपका जो ओब्लिगेशन है, ठीक है, आप उस ओब्लिगेशन को फुलफिल करिए। और ओब्लिगेशन ये कहता है कि इन कंट्रीज को अपनी जीडीपी का एटलीस्ट 2% डिफेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन ये कंट्रीज ऐसा करती नहीं है, क्योंकि ये तो अमेरिका के भरोसे चल रही है, उनकी सिक्योरिटी तो पूरी तरह से अपना आराम से जो उनका पैसा कमाता है उसको खा पी के मौज करते हैं। तो डिफेंस के ऊपर खर्चा नहीं करते, ना रिसर्च करते, ना इन्वेस्ट करते। अब इससे अमेरिका को वैसे तो बेनिफिट है, क्योंकि डिफेंस पे खर्चा करने का सीधा सा मतलब क्या है कि वो लोकल प्रोड्यूस थोड़ी कर रहे हैं, अमेरिका से ही इंपोर्ट करेंगे तो अमेरिकन कंपनीज को भी बेनिफिट होगा इससे। तो ट्रम्प जो है कहीं ना कहीं उस साइड में सोचते हैं। और कहीं ना कहीं ट्रम्प यही कहते हैं, भाई आपकी सुरक्षा, मैं कोई चौधरी थोड़ी हूँ, आप भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करिए ना, 2% अपनी जीडीपी का। मैं तो आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप भी दीजिए। तो कुछ ही कंट्री ऐसी हैं जो अपने इस ओब्लिगेशन को पूरा करती हैं, और वो भी अभी नहीं, 2014 के बाद से करने लगी हैं। क्योंकि जब जॉर्जिया के ऊपर अटैक हुआ, जब क्रीमिया के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद कुछ कंट्रीज, ठीक है, जैसे इस्टोनिया, पोलैंड, थोड़ा बहुत जर्मनी ने भी अपना एक्सपेंडिचर काफी बढ़ाया है, नॉर्वे, ये कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। इटली विटली तो आधा परसेंट भी नहीं करता है अपने जीडीपी का डिफेंस के ऊपर खर्चा। तो ये बेसिकली जो है एक माहौल यहाँ पे बन रहा है। तो अगर ट्रम्प आ गए, प्रेसिडेंट अमेरिका के बन गए, तो फिर नेटो का क्या फ्यूचर होगा? यूरोप वाले थोड़ा सा इसी वजह से डर रहे हैं।
और जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ये कंट्रीज तो थोड़ा सा बेचारी सहमी हुई हैं, क्योंकि जर्मनी तो चलो फिर भी ठीक है, कुछ ना कुछ अपने आप को सेटलमेंट कर ही लेगा। वो तो एक वैसी बहुत बड़ी रीजनल पावर है, ऑफ कोर्स ग्लोबल पावर है जर्मनी वैसे। और जिस तरह से रशिया यूक्रेन के बाद जर्मनी और रशिया के रिलेशन काफ़ी ख़राब हुए हैं, तो जर्मनी तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर ही रहा होगा। लेकिन ये जो बाकी छोटी कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया वगैरह, बेचारे ये तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, डर के मारे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये है बेसिकली कि ट्रम्प अगर आ गए तो व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर फॉर नेटो। क्या बिना अमेरिका के नेटो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है? शॉर्ट टर्म आंसर है बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म आंसर है हो सकता है यस। लेकिन उस लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम अगले 25 30 40 साल। इतना टाइम तो नेटो को लगेगा विदाउट अमेरिका अपनी सिक्योरिटी को प्रॉपर करने में। ठीक है, अब वो 40 50 साल बाद के में क्या हो सकता है, रशिया क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स अ डिफरेंट केस। बट आज के समय में सिचुएशन ऐसी है, अगर अमेरिका ने यूरोप से अपना हाथ हटा लिया तो भाई यूरोप के पास कुछ ज़्यादा है नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक आध कंट्री को, आप फ्रांस को छोड़ दो, जर्मनी को छोड़ दो, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। बाकी कंट्री से पास कुछ खास नहीं है। तो ये है पूरा आर्टिकल। रशिया की इकोनॉमी के बारे में एक आर्टिकल बताया गया है कि भाई क्या हुआ रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद, इतने सारे सैंक्शंस लगाए गए, है ना। जैसे $260 बिलियन जो सेंट्रल बैंक के थे, एसेट्स थे रशिया के, वो फ्रीज कर दिए गए। एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जो रशियन ऑयल है उसके ऊपर $60 पर बैरल का आपने बैन लगा दिया। मतलब ये देखिए, मार्केट में इस समय जो ऑयल है वो 80 से लेके 100 बैरल तक बिक रहा है। लेकिन रशिया अपने ऑयल को 60 बैरल से ज्यादा नहीं बेच सकता। ये यूरोप ने कैप लगा दिया है। ठीक है। और और भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। जो विदेशी कंपनियां थी जैसे मैकडी वगैरह, स्टारबक्स वगैरह, सब रशिया से निकल गई हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां निकल गई हैं। तो ये किया क्यों गया था, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि धीरे धीरे रशिया की इकोनॉमी खुद ही कोलैप्स हो जाएगी और रशिया यूक्रेन वॉर से अपना भी विड्रॉ कर लेगा। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने का ये पर्पस था। लेकिन रशिया की इकोनॉमी ने कोलैप्स नहीं किया। इवन रशिया की इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लास्ट ईयर 2.6% थी, जो कि यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन और यूके, यूनाइटेड किंगडम की ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। रशिया का जो बजट डेफिसिट है वो मैनेज वो लोग कर रहे हैं। दैट इज अराउंड 1% ऑफ द जीडीपी। जबकि यूके का बजट डेफिसिट 5.1% है। यूरोपियन यूनियन का 2.8% है। तो कहीं ना कहीं रशिया इनसे बेटर ही परफॉर्म कर रहा है। इन्फ्लेशन भी रशिया में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, अभी 7% के आसपास है। देखिए वैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा है, यूरोप के अंदर तो 1 से 2% रहती है। इंडिया वालों को आदत है 5 6 7 8 डिग्री % की भी। बट फिर भी उतनी तो नहीं है ना, 20% 40% तो नहीं है। इसका एक रीजन ये है कि रशिया का जो सेंट्रल बैंक है वो काफी इंडिपेंडेंट है। और जब रशिया यूक्रेन की वजह से इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए तो इन्होंने कई ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। रशिया के सेंट्रल बैंक ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिससे रशिया की जो पैसा है वो कंट्री से बाहर ना जा पाए। जो वहां पे डॉलर है, विदेशी करेंसी है, वो बाहर ना जा पाए। उन्होंने इंटरेस्ट रेट काफी हाई कर दिया। इंटरेस्ट रेट हाई करने की वजह से मार्केट में पैसे की सप्लाई कमी हो गई और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। ऐसा रशिया के अंदर किया गया। ठीक है। तो अब ये तो चलो हो ही गया, आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा सवाल यहाँ पे है ऑयल ट्रेड के बारे में। यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने ये साफ साफ मना कर दिया कि कोई भी कंपनी यूरोप के रशिया के साथ ऑयल के अंदर डील नहीं करेगी। ठीक है। और उसके साथ ट्रेड रिलेशन नहीं रखेगी। लेकिन फिर भी कई सारी जैसे टर्की, चाइना, सर्बिया, बुल्गारिया, इवन इंक्लूड इंडिया, हम इन सैंक्शंस को सरकमवेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो शिप्स आते हैं रशिया से वो अनइंश्योर्ड है। क्योंकि दुनिया की 90% के आसपास जो इंश्योरेंस कंपनी है वो यूके और यूरोप के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन हम लोग तेल मंगवा रहे हैं, लेकिन उनके शिप से मंगवा ही नहीं रहे हैं, बिना इंश्योरेंस के आ रही हैं। ब्लैक मार्केट इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो रशिया की इकोनॉमी तो एकदम मस्त चल रही है। हाँ, वो बात अलग है कि रशिया की इकोनॉमी मोस्टली अभी ऑयल डिपेंडेंट हो गई है। पहले भी ऑयल डिपेंडेंट ही थी, ऐसी बात रही है, लेकिन कुछ ना कुछ दूसरी इंडस्ट्री भी चल रही थी रशिया में। अब वो कंप्लीटली पूरी तरह से ऑयल डिपेंडेंट हो गई है। तो इट्स अ ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी नाउ।
ऑयल इकोनॉमी ही ऑयल ड्रिवन ही सही, लेकिन रेवेन्यू तो आ ही रहा है ना कम से कम। अब रशिया के सामने ये दिक्कत हो गई है कि जब तक ये वॉर चल रहा है तो उसकी इकोनॉमी ऑयल से चलेगी, लेकिन जैसे अगर ऑयल वो तो वॉर हार गया या वॉर जीत गया, दोनों केस में दिक्कत है उसको। क्योंकि अगर वो वॉर जीत जाता है रशिया, तो फिर यूक्रेन के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, यस, उसकी वजह से वहां पे जो उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसमें कितना पैसा खर्चा होगा इसको किसी का कोई अंदाजा नहीं, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको रीबिल्ड करने में। तो क्या रशिया अफोर्ड कर सकता है? नहीं। तो इनका कहना है कि रशिया की इकोनॉमी अगर आज कोलैप्स नहीं कर रही है ना, वॉर जीतने के बाद कोलैप्स कर जाएगी। हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम नजर आते हैं, ये यूरोप वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं। भाई जब यूरोप के दौरान कोलैप्स नहीं कर रहे हो तो बाद में कैसे कर जाओगे? आपको पैसा देने के लिए चाइना तैयार बैठा है, वो आपको भरपूर पैसा देगा, आप जीतिए तो सही। वो तो बहाने से बैठा है कि उसको बिलियंस ऑफ डॉलर रशिया को उधार देगा वो चाइना तो। बाद में उतना दम है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर रशिया अगर रशिया इस वार को जीतता है, और उसके बाद उसको रिबिल्ड करना पड़ेगा। और रशिया अगर हार जाता है फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो दोनों ही केस में ये यहाँ पे दिक्कत आ गई। एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड और हंगरी, ये जो कंट्री हैं जो कि पड़ोसी हैं रशिया के, अभी इनको काफ़ी इश्यूज हैं यहाँ पे, राइट। क्योंकि इनके ऊपर कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो लेकिन अभी स्वीडन इज नाउ अ न्यू मेंबर ऑफ नेटो, जिसकी वजह से थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हैं। अब उसके अलावा रशिया के अंदर लेबर शॉर्टेज वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स बिजनेसमैन रशिया को छोड़ के यूरोप वगैरह में, अमेरिका में सेटल हो गए हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो लॉन्ग टर्म में रशिया की इकोनॉमी कैसे अपने आप को सस्टेन करेगी, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन शॉर्ट टर्म में यस डेफिनेटली रशिया ने अपने आप को मैनेज किया है ठीक ठाक। ओके, चलिए, ये हम लोगों ने कर लिया है। एडिटोरियल पे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एडिटोरियल कहता है कि एन एक्सपेंसिव लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी इज ओवर ड्यू। देखिए, लैंड की अगर बात करें तो इंडिया टोटल वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% इंडिया कैरी करता है, ठीक है, हमारे पास है। जबकि वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन हमारे पास है। हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो 22-23% के आसपास है। तो इन सारी चीज़ों से ये पता लगता है कि इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर है हमारी लैंड के ऊपर। 30% हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो लैंड वो ऑलमोस्ट डिग्रेड हो चुका है, उसका इरोजन हो चुका है, उसकी क्वालिटी डाउन हो चुकी है। तो टेंशन तो है हमारे लैंड के ऊपर, है ना। पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो लैंड के ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ गया है। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर भी प्रेशर है, जिसकी वजह से फार्मर्स के बीच में जो है कंपटीशन बढ़ गया एग्रीकल्चर लैंड को लेके। यस, कन्फ्लिक्ट आपको नजर आ रहे होंगे, अभी फार्म प्रोटेस्ट भी चल रहा है। लैंड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं क्योंकि लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसके अलावा फ्लड्स, डिजास्टर, टेम्परेचर राइज, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये और ज्यादा चैलेंज बढ़ाती हैं लैंड के ऊपर। तो इंडिया की लैंड के ऊपर चैलेंजेस हैं बहुत ज्यादा, राइट। और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे इंडिया के अंदर जो लैंड है वो प्राइवेटली ओन्ड है बहुत ज्यादा। यस, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट वगैरह चलाना पड़ता है तो दिक्कत आ जाती है। स्टेट गवर्नमेंट अलग से मैनेज करती है लैंड को, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से मैनेज करती है, प्राइवेट ओनर्स अलग से मैनेज करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो अपनी अपनी इनकी अप्रोच होती है ना, एक प्रॉपर सिंक नहीं बन पाता है, एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बन पाती है। हमारे यहाँ पे जो प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग बायस है, मतलब अगले 2-3-4 साल के लिए प्लानिंग बनाई जाती है। जबकि अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाओ वहाँ पे कम से कम 100 साल के लिए फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। तो ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच हमारे यहाँ पे नजर आती है। स्टेट गवर्नमेंट अलग अप्रोच कर रही है, सेंटर अलग कर रही है, प्राइवेट वाले अलग कर रहे हैं, किसान अलग से कर रहे हैं। जिसकी वजह से प्रॉपर लैंड यूज हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता इंडिया में, ये बात है। तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए लैंड एक बहुत सेंट्रल चीज है। हमें इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है हमारी लैंड हमें। लैंड यूज डिग्रेडेशन की वजह से वर्ल्ड को हर साल $6 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ लैंड एंड द सोइल इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। अगर आज हम लोगों ने लैंड की केयर नहीं की तो फ्यूचर कैन बी डूम्ड। फूड सिक्योरिटी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ह्यूमन सेटलमेंट हो, सभी में दिक्कत आएगी। ये इनका कहना है। दीज आर द चैलेंजेस, दीज आर द सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
जो फार्मर्स हमारे हैं, ठीक है, जो पंचायत हमारी हैं, जो आर्टिकल 243 ZDB बात करता है, जो म्यूनसिपैलिटीज हैं, इनको एम्पावर कीजिए। इनका सीधा सीधा ये कहना है। जो लैंड मैनेजमेंट प्लानिंग की बात है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर हो, जो लोकल म्यूनसिपैलिटीज हैं, पंचायत हैं, फार्मर्स हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, राइट, बिजनेस लीडर्स हैं, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर इनको लेके आइए। सब बैठ के बात करेंगे, क्योंकि फ्रेगमेंटेड अप्रोच के साथ तो काम नहीं होने वाला है। हमारी जो लैंडस्केप अप्रोच है वो क्लाइमेट स्मार्ट होनी चाहिए। हमें पूरे लैंडस्केप को देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा यहाँ पे ये सिटी है, इसको इसका टेक केयर कर लो, यहाँ पे गांव है इसका टेक केयर कर लो, यहाँ पे रिवर है इसका टेक केयर कर लो, यहाँ पे जंगल है इसका टेक केयर करो। नहीं नहीं, ये अप्रोच काम नहीं करेगी। पूरे का पूरा लैंडस्केप जिसके अंदर गांव भी है, शहर भी है, रिवर भी है, फॉरेस्ट भी है, ग्रास लैंड भी है, एग्रीकल्चर लैंड भी है, पूरे लैंडस्केप की प्लानिंग करेंगे ना फ्यूचर को लेके, तब बात बनेगी। ऐसे आइसोलेटेड प्लानिंग से बात नहीं बनने वाली है। ये एक सॉल्यूशन जो है इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया है। ठीक है, तो बस इतना ही आर्टिकल था, इसमें कुछ इतना कंटेंट डिसेंट है। लैंड यूज पैटर्न को लेके कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यहाँ से आप आराम से कंटेंट उठा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।